हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। गवर्नमेंट ने अभी 2024 के लिए 10th के लिए कुछ प्रैक्टिस टेस्ट चला है। 100% बात नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। बहुत काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अगर जो बच्चा बिल्कुल मतलब सपोज करो कि उसकी तैयारी बहुत कम है, अगर उनको प्रैक्टिस सेट भी उन्होंने कर ली है और थोड़ी नकल में अकल लगा दी, तो उसकी गाड़ी नहीं रोकने वाली। वो परफेक्टली 60% 70% बना ही लेगा। और मेरिट वालों के लिए तो अच्छी बात है कि आप परीक्षा के अकॉर्डिंग गाइडलाइन चल रहे, बस उसको थोड़ा सा और इससे एडवांस चलना है कि इसके जैसे और क्या आ सकते हैं। तो मैं सबके बारे में बताऊंगा। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेट ए का। कौन से? सेट ए का सही विकल्प चुनिए, है ना। ये पहला प्रश्न देखो आप, क्या है सही विकल्प का कि 5 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। हिंदी नाम तो बच्चे भूल गए, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, मास्टर के नाम से आ जाए तो भी ध्यान रखना है ना। ये प्रैक्टिस सेट है तो ये कोई चैप्टर 1 2 3 चलेगा, सब मिक्स चलेंगे। तो जब पहला प्रश्न लिया 5 नंबर का, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग चैप्टर से मिलेंगे। अब 5 और 10 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो अपन देखते हैं। मैंने चारों ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे, चारों नहीं लिखे कि प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। कैसे? देखो, ये 5 और 10 का एचसीएफ निकालना, तो आपको इधर 5, कोई 10 10 के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये तो 5 एकम 5 हो गया, और ये देखो 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंजो 10, यानी 5 एकम 5। तो अब आपको देखना है कि कॉमन दोनों में एक जैसा कौन है, तो ये 5। तो आंसर क्या होगा बेटा? 5 होगा। कोई प्रॉब्लम? और सुनो, अगर इस 5 की जगह क्या आ जाए 11 और 10 का एचसीएफ निकालना है, और सरल है ना। 11 में आप 11 एकम 11 करोगे, और यहाँ क्योंकि अभाज्य संख्या आती है, 2 से करोगे 2 पंज 10 5। अब आपको देखो इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो इन दोनों में जब कुछ नहीं मिल रहा, जब रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ रिपीट हो रहा था 5, जब रिपीट नहीं हो रहा तो ध्यान रखना एचसीएफ कितना होगा? 1। इसीलिए मैंने आंसर नहीं लिखे। आपको और प्रश्न बदल के भी पूछ सकते हैं, आपको उसकी मेथड आनी चाहिए करना क्या। तो एचसीएफ वाले कर लोगे आप, 3 संख्या होगा तो भी ऐसे अलग अलग गुणनखंड कर लो, और अलग अलग गुणनखंड करने के बाद देख लो कि एक जैसा मिल रहा है तो एचसीएफ है, और एक जैसा कुछ भी नहीं मिले तो फिर तो एक तो यही जरिए हमारा साथ देने के लिए। तो ये आपने एचसीएफ निकाल लिया, कितना आ रहा आंसर? इधर तो आ रहा है 5, ये तो कोई मैंने नया ले लिया, तो ये सब इरेज कर रहा हूं मैं। कोई दिक्कत किसी भी तरीके का एचसीएफ निकाल लोगे, सवाल की तरह ही है। अलग अलग उनके गुणनखंड निकालो और फिर एक जैसा ढूंढ लो, तो ये 5 आपके आंसर। अगला देखो, ये किसी चैप्टर 1 से था, मतलब सवाल देखते मालूम पड़ जाए कौन से चैप्टर में से। अब अगला है हमारे पास, यदि किसी द्विघात बहुपद, यानी चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हो, और द्विघात बहुपद ये रहा आपका, ये देखो 2 घात इसमें, है ना, कि शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड में आने ही आना है। 2 सूत्र, तो आपका ये बहुपद है द्विघात बहुपद, और जानना इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो आपके द्विघात बहुपद का मानक रूप ये खुद ही है, और इसमें बराबर 0 लग गई तो ये हो जाएगी द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। बराबर 0 लग गया, तो अब 0 नहीं लगा तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर? अब यहाँ प्रश्न थोड़ा मैंने इसमें बता दिया कि मानक रूप पूछे तो ये बताना। अब यहाँ मानक रूप नहीं पूछा, यहाँ क्या कह रहे हैं कि शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना? माइनस का बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो रहा? सी बटे ए। कभी कभी थोड़े स्टैंडर्ड भी आते हैं। कैसे आते हैं स्टैंडर्ड? इस ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान रखना, परीक्षा में कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहां भी ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। और बी किसका है? बी किसका गुणांक होता है? एक्स का, एक्स का गुणांक। और सी क्या है? सी को बोलते हैं जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता उसको अचर पद। तो ध्यान रखना है बेटा, आपको ये सूत्र भी याद रखना है हिंदी वाला, कि एबीसी आपके होता है, तो ये क्या आ रहा है आपके? माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है? माइनस एक्स से गुणांक। कभी रिक्त स्थान नहीं देते, और रिक्त स्थान में आपको ये अल्फा प्लस बीटा दे, और रिक्त स्थान में यहाँ आपको डैश 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 कर दे। क्या कर दे? कि डैश 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 यहाँ क्या होगा, तो आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। आपको सर ये माइनस बी बटे ए वाला तो आया ही नहीं, तो ये अपने हिसाब से नहीं आएगा, वहां आपको देखना पड़ेगा। तो ये माइनस एक्स से गुणांक तो नीचे गुना था ए, तो ए क्या आपके देखो ये एक्स का गुणांक, तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना पड़ेगा? एक्स का गुणांक। तो चलो, या तो ये तो बहुत लंबा सीधा सा पूछा ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बटे ए।
और अल्फा इंटू बीटा पूछ ले तो सी बटे, बाकी वो हिंदी के नाम भी याद रखना आपसे, वो भी पूछ सकते हैं। खास करके मेरिट वाले बच्चों को तो उन नामों की भी दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, देखो बेटा कि रेखिक समीकरण युग्म यानी कि दो तीन पार्ट आ गया, एक का दिया, दो का दिया और तीन का दिया। और क्या दे दी, ये समीकरण दे दी पहली और ये दूसरी समीकरण दे दी। तो समीकरण से पहले मैंने मानक रूप बताया था, अब यहां भी रेखिक समीकरण का अगर आपसे मानक रूप पूछ ले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण शब्द आ गया, मतलब बराबर तो लगाना ही लगाना है। समीकरण का मतलब तराजू, यानी आपके एक तरफ टमाटर तुल रहे तो उधर बाट जरूरी है दोनों को बराबर करने के लिए। समीकरण मतलब वही है, सामान ला रहे तो उसके बराबर, क्या समीकरण का मतलब इक्वल। तो क्या पूछ लिया आपसे, रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, मानक रूप ये, ठीक है। बाकी हमसे ये नहीं पूछा, थोड़ा सा अलग चीज पूछी उन्होंने, ठीक है। अब इन सवालों में हमारे पास शर्तें होती है, शर्तें कैसी कैसी शर्त होती है। फर्स्ट शर्त होती है हमारी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। नंबर दो, दो शर्त क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर हो जाए तो फिर ये तीसरा वाला नहीं माने, पहले तो उन दोनों में नहीं बन रही है, तीसरे वाले में बन रही है। और तीसरी शर्त क्या कहती है हमारी, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 मान जाए तो। अब ये शर्तें होती किसकी है, तो ये प्यारे बच्चों आपकी होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं की। किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। बाकी हल के रूप में पूछे तो क्या बोले, क्योंकि इसमें एक ही बार मिलता है, तो ये कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल होने की। समझ में आएगा। अब ये वाली कौन सी कंडीशन, ये समझ में आ गया, दोनों नहीं मिले मतलब अद्वितीय हल। ठीक है, इन्होंने कुछ पूछे नहीं, हल कोई हल नहीं होने की शर्त पूछ रहे हैं, तो अभी थोड़ा और देख लो आप। अब ये कंडीशन आपके कोई हल नहीं, यानी कि एक रेखा जा रही है और दूसरी भी जा रही है, दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं और कभी मिलेगी नहीं, लंबी लंबी जाएगी, तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं, इनको बोलते, इनका नाम, ऊपर वाले का नाम क्या है, प्रतिच्छेदी, और इनका नाम क्या है, समांतर। क्या है, समांतर। वो एक ही बार मिलती है इसलिए अद्वितीय हल, ये कभी नहीं मिलती, यानी कि इसमें कोई हल नहीं, हल नहीं है। तीसरे नंबर पे ये क्या बीमारी है, सब बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए, मतलब जैसी रेखा ये काले पेन से बनी है मैंने, उसके ऊपर हरे पेन से जो लाइन बना रहा हूं वो भी ऐसी की ऐसी हो जाए, मतलब घड़ी में बच जाए 12, दोनों कांटे एक के ऊपर एक आ जाए, तो इनका नाम होता है संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती, इनको बोलते हैं संपाती रेखा है। ठीक है, क्लियर। जब रेखा ऐसी हो तो प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, एक ही बार हल मिलेगा। जब रेखा ऐसी हो कभी नहीं मिले तो कोई हल नहीं, ये ना समांतर रेखा है। और तीसरी हमारी है जब दोनों, जब सब बराबर हो जाए तो हमारे कितने हो गए, अनंत अनेक हल। कितने हो गए, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, इसको संपाती कहेंगे। ठीक है, मतलब आपसे कभी पूछ ले कौन कोई हल नहीं होने की शर्त, या आपसे पूछ ले कि समांतर होने की शर्त, तो समांतर की भी यही है और कोई हल नहीं होने की शर्त भी यही है। या कभी आपको यूं पूछ ले कि संपाती होने की शर्त तो ये रही, कभी पूछे अनंत अनेक हल होने की शर्त तो ये है, मतलब वो बदल के पूछेगे। मैं आपको घुमा फिरा के कैसे ही पूछ ले, आपको आना चाहिए। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है, जो हमारे कमजोर बच्चे होते हैं कि सर तो भेजा खा गए, जरा सा बता देगा आंसर क्या हो रहा है। 100% बात है, जो कमजोर बच्चे हुए कहते हैं कि आप तो डायरेक्ट बात करो। बाकी कमजोर बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा उनके हिसाब से नहीं होगी, संख्याएं बदल के हो जाएगी। और जनरली बात है, पढ़ाई का यही मतलब है, आपका नॉलेज लेवल बढ़े। यूं नहीं कि बस पास हो गए ना, अपने पापा खुश हो गए ना, वाह अपना काम हो गया, या अपनों को लोग कह गए पास हो गए, ये सोच तो दिमाग से हटे ही लो। अगर ऐसी सोच है आपकी कि अपने पापा खुश करने से 4 कर्जा लेके या लोन लेके ढांडे खरीद लो और आराम से चलाओ, दूध का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है आज के जमाने में। उनको आराम चलाओ, ढांडे भी खुश ना आप भी खुश ना, आपका बिजनेस भी बहुत लेवल का होगा। बाकी आपको जीवन में तरक्की करना और उस पढ़ाई के जरिए कुछ करना है तो ही बहुत अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बहुत लंबा कंपटीशन है बेटा, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त, तो कोई हल नहीं होने की शर्त ये रही। ठीक है, और एक बात और बता दो, संगत और असंगत शब्द पूछ लेंगे, तो संगत कब, जब हल मिलते हो,
तो हल किसमें मिलते हैं? एक तो इसमें अद्वितीय, एक इसमें ना, तो ये दोनों किसकी शर्त है? संगत की, और ये वाली हो जाएगी असंगत की। तो मैंने सभी तरह के क्लियर कर दिए। मतलब मेन अभी जो हमसे पूछा है डायरेक्टली, जो बच्चे डायरेक्टली सोचते हैं डायरेक्टली बताया, तो इसका आंसर क्या है बेटा? कोई हल नहीं होना, यानी कि ये शर्त हमारी कौन सी बन रही है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं C1 बटे C2। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है ना। चार ऑब्जेक्टिव क्यों दिए? क्योंकि वो रिक्त स्थान में बना सकते हैं, जैसे इसमें से भी रिक्त स्थान बना का SCF डैश 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 होगा, तो आपको चार नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव। इसलिए जानकारी खास, सही विकल्प खास नहीं, जानकारी खास है कि बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है बेटा? 5 बन रहा है। कितना बन रहा है? 5। तो ये 3 तो हो गया, अब चौथे पे आ गया। चौथा हमारे किसके दे रखा? चैप्टर 4 छोड़ दिया इन्होंने, है ना, और चैप्टर नंबर 5 पे आ गए। ये हमारी वो समांतर रेखा है। कई बात है? समांतर रेखा है पे। ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में नाम उसका समांतर श्रेणी, बाकी एपी के नाम से आती है। अब ये दे रखा आपको 1 -1 -3 में सार्वंतर को। सार्वंतर होता है कि ये देखना कि यहां से यहां तक आए तो कितना फर्क पड़ा, यहां से यहां तक आए तो कितना फर्क पड़ा, यहां से तो आप देख ही रहे हो 2-2 का फर्क पड़ा। कितना फर्क पड़ा? 2-2 का। बाकी दो कैसे हो रहे? माइनस की तरफ जा रहे, तो आप खुद देख लो कि 2 को तो पढ़ रहा, बाकी माइनस तरफ जाओ, माइनस के 2 ना। अगर इसकी जगह कैसे होते? 1 3 5 ऐसे होते, तो आप देख लो कि भाई फर्क तो पड़ रहा, 2 का पड़ रहा, बाकी आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, मतलब प्लस का 2। सार्वंतर निकालने का रास्ता ये शॉर्टकट। बाकी एक हमारी विधि है कि डी बराबर कितना होता है? A2 माइनस A1। तो A2 प्यारे बच्चों क्या है? माइनस का 1 माइनस A1 कितना है हमारे पास? 1। तो ये -2 सूत्र से निकालोगे तो भी आ जाएगा, अंदाजे दिमाग लगाओ ना, है ना। डिफरेंस हमें दिख रहा है भाई कि 2-2 का डिफरेंस आ रहा है, कितना कम हो रहा है माइनस की तरफ संख्या। यूं नहीं कि 3 के बाद 5 बड़ा हो रहा, माइनस में उल्टा सिस्टम होता है, चीजें कम होती है। तो माइनस का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए माइनस का 2 कम हो रही। तो ठीक है, सार्वंतर भी निकल गया। अब अगला वाला थोड़ा विशेष है। अब देखो अगला वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ के मालूम पड़ जाएगा 6 पार्ट का, और 6 पार्ट समस्या। तो 6 पार्ट में आपको सबसे पहले तो जो नहीं आया बताता हूं। उसमें एक नाम बहुत चलता है समरूप, उसका पार्ट का नाम ही यही है, समरूप। एक उसमें वृत्त चलता है कि वृत्त क्या होते हैं? समरूप। वर्ग क्या होते हैं? समरूप। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। बाकी समद्विबाहु पूछेंगे परीक्षा में तो वो समरूप नहीं होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये समरूप की शर्तों के बाद अगली शर्त में आते हैं थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में, यानी कोई त्रिभुज में एबीसी में आपके कोई लाइन खींच दें हम बीच में, कि ऐसी लाइन खींच दें, कैसी? ऐसी लाइन जो इस बीसी के क्या हो जाए? समांतर हो जाए। कैसी होता है? समांतर। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, यानी कि एडी बटे डीबी किसके बराबर हो जाएगा? ए बटे ईसी के। क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय? एक थेल्स नामक का साइंटिस्ट था, शायद ग्रीक का था वो, इसलिए ग्रीक साइंटिस्ट था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था। उसने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा ऐसी खींच जाए जो इस भुजा के समांतर हो, तीसरी भुजा का, तो ये जो दोनों बच रही इनको बराबर भागों में बांटेगी। ठीक। अब हम पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिशत करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित हो जाती है। तो एक ही अनुपात में, मतलब इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। बाकी प्यारे बच्चे सुनो, बहुत काम की बात। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव बहुत सरल सरल थे, आराम से तुम थेल्स पकड़। तो बाकी अगर वो समांतर शब्द को पीछे ले जाए, है ना, और एक ही अनुपात शब्द को आगे लाए, एक अनुपात शब्द को आगे लाए, कैसे? कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींच जाए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है,
तो वो तीसरी भुजा के भी समांतर होगी, मतलब समांतर शब्द बाद में जा रहा है, तो फिर इसको थेल्स प्रमेय नहीं कहते, थेल्स प्रमेय का विलोम। हालांकि वहां दूसरे नाम होने सिर्फ थेल्स से अकेला हो तो थेल्स ब्राइट लगा देना, बाकी थेल्स प्रमेय भी हो, थेल्स प्रमेय का विलोम भी हो, तो ध्यान रखना उसी कंडीशन में आपको थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना पड़ेगा। तब जब समांतर शब्द पीछे दे दे। ठीक है, समझ मैंने हर दोनों तरीके से बता दी। ठीक, और एक और अच्छी बात, कभी कभी क्या होता है पेपर में आगे जाके एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि थेल्स प्रमेय लिखिए, तो आपका आंसर क्या है, आपके प्रश्न में ही है कि थेल्स प्रमेय का तो यही है, तो यहीं से देख के वहां लिख देना। तो कभी कभी क्या होता है हमें प्रश्नों के अंदर से ही कुछ मिल जाता है जो हमारा आंसर बन जाते हैं, बाकी हम क्या गौर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम, हम तो फटाफट फटाफट हमारा काम करने जा रहे हैं, बाकी उस नॉलेज जब बढ़ता है तो ज्ञान बनता है, और ज्ञान बनता है तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बस हमें उसको एक जानकारी बेस देख रहे हैं, और स्थायी दिमाग में टिकाना पड़ेगा। तो देखा आपने पांचों ऑब्जेक्टिव थे, पाठ की बारीकियां बताई मैंने इसमें। अगर ये प्रश्न बदल जाएंगे तो कैसे करोगे, इसमें बदल जाए क्या करोगे। तो ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके।